हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी और लैंड रिफॉर्म्स। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने अर्थ का जो इंटीरियर था, अभी तक हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स, फिर अंदर से जो वोल्केनोज वगैरह निकलती हैं वो सब। अभी हमने जितना भी चीज़ें देखी है सब कुछ क्या देखा? अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अर्थ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर जो माउंटेन्स फॉर्म हो रही है, माउंटेन्स बनती हैं, वो कैसे बनती है। अर्थ के ऊपर जो टोपोग्राफी जो क्रिएट हो रही है, जरूरी नहीं क्रिएट होना, डिस्ट्रॉय भी होना, क्रिएट होना या फिर डिस्ट्रॉय होना। डिस्ट्रॉय होकर भी तो कुछ तो बनेगा, डिस्ट्रॉय होगा भी। अगर कुछ जैसे कि कुछ कोई माउंटेन है, अगर वो टूट रहा है, अगर कोई माउंटेन टूट गया तो टूट के भी मतलब छोटा माउंटेन बन जाएगा। मतलब जो भी है डिस्ट्रॉय हुआ या फिर क्रिएट हुआ, वो हम सब देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी वाले में आज। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी के थ्रू कौन कौन सी लैंड रिफॉर्म्स बनते हैं या फिर बिगड़ते हैं, वो हम देखने वाले हैं। ओके। तो हमने अभी तक में अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ा है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में। और अर्थ के इंटीरियर को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी से बता रखा है। जो हाँ, जियोलॉजी के फादर कौन है? जियोलॉजी के फादर जेम्स ह्यूटन। जेम्स ह्यूटन। ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी के फादर का नाम क्या है? विलियम मॉरिस डेविड। मॉरिस तीन नाम नहीं है, एक ही इंसान है तीनों। ठीक है। विलियम मॉरिस डेविस। विलियम मॉरिस डेविस एक इंसान का पूरा एक ही इंसान है। ओके। और जियोलॉजी के फादर का नाम क्या है? जेम्स ह्यूटन। ये सब नाम याद रखना। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या हो रहा है हमने बता दिया कि चीज़ें बन रही हैं, मतलब टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। वो किसी भी तरीके से हो रही है, या तो चीज़ें बनेंगी, हम क्या पढ़ने वाले, या तो चीज़ें इसमें बनेंगी या फिर इसमें डिस्ट्रॉय होंगी। ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस। एक होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। नीचे लिखा है क्या? जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। एक होती है एंडोजेनिक प्रोसेस और एक होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या है? एंडोजेनिक प्रोसेस में है कि चीज़ें बन रही हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस में चीज़ें बनेंगी। एंडो मतलब अंदर से। तो कोई इस प्रोसेस में फोर्स जो होगा वो अंदर से लगेगा। फोर्स जो होगा वो अंदर से लगेगा। ठीक है। फोर्स जो होगा अंदर से लगेगा। एंडोजेनिक प्रोसेस का मतलब ये क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फोर्स अंदर से लग रहा हो और उस अंदर से फोर्स लगने की वजह से कुछ चीज़ें हो रही हो, क्रिएट हो रही हो। हाँ, क्रिएट हो रही हो। एंडोजेनिक में सिर्फ चीज़ें बनती हैं। ठीक है। अंदर से फोर्स लगता है, उसमें चीज़ें बनती हैं, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह बनेगा, ये सब चीज़ें बनेंगी। ठीक है। और एक्सोजेनिक में क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो बाहर से लगता है। एक्सो मीन्स बाहर से लगता है और इसमें चीज़ें टूटती फूटती है, मतलब वियर एंड टीयर होता है, डिस्ट्रॉय होता है इसमें चीज़ें। ठीक है। इसमें कुछ भी चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी। ओके। तो एंडोजेनिक प्रोसेस बता दिया, जिसमें फोर्स अंदर से लग रही है, इसमें चीज़ें बन रही हैं। और इसमें इफेक्ट्स क्या क्या, एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या क्या इफेक्ट्स होंगे वो हम देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस, इसको दो टाइप्स में हम कहते हैं। एक होता है डायस्ट्रॉफिज्म और एक होता है वोल्केनिज्म। एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस में दो टाइप के होते हैं, एक डायस्ट्रॉफिज्म, एक वोल्केनिज्म। ठीक है। डायस्ट्रॉफिज्म में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं, इसमें क्या क्या इफेक्ट्स हैं। जैसे कि ओरोजेनिक प्रोसेस, एक इसमें होता है डायस्ट्रॉफिज्म में ओरोजेनिक प्रोसेस। ठीक है। ओरो का मतलब ही होता है माउंटेन। ओरो का मतलब होता है माउंटेन। तो इसमें क्या हो रहा है? ओरोजेनिक प्रोसेस में इसमें माउंटेन बिल्ड हो रहे हैं, माउंटेन बन रही हैं, माउंटेन बिल्ड हो रही हैं। ठीक है। एपिरोजेनिक में माउंटेन के अलावा जो भी चीज़ें बन रही हैं अर्थ के क्रस्ट पर, जो भी चीज़ें बन रही हैं माउंटेन के अलावा, जैसे कि प्लेट्यू, ये सब चीज़ें, तो उसको हम डाल देंगे एपिरोजेनिक में। ठीक है। जैसे कि हाँ, ये कह सकते हैं कि अर्थ के क्रस्ट पे कुछ भी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, अपलिफ्टमेंट, कुछ भी ऊंचा चीज़ बन रहा है, कुछ भी अपलिफ्ट हो रहा है अर्थ के क्रस्ट पे, माउंटेन को छोड़ के उस सब आ जाएगा एपिरोजेनिक में। अगर माउंटेन रहेगा तो वो आ जाएगा ओरोजेनिक में। ओरो का मतलब ही होता है माउंटेन। थर्ड है प्लेट टेक्टोनिक्स। सब बता रखा है प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे क्या होती है, फिर अंदर से कैसे उसमें अंदर से फोर्स लगता है, सब कुछ बता रखा है। अर्थक्वेक भी अंदर से ही फोर्स लगता है, एंडोजेनिक ही फोर्स लगता है इसमें भी। प्लेट टेक्टोनिक्स पे भी एंडोजेनिक ही फोर्स लगता है, ये सब चीज़ें बता रखा है।
ठीक है। वोल्केनिज्म ये हम नहीं करेंगे क्योंकि अब हम चलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस से। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस, इसमें फोर्स कहाँ से लग रही है? बाहर से लग रही है। बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो फोर्स लगा रही है, ठीक है, उस वजह से प्रोसेस हो रहा है। तो बाहर की कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो एजेंट है जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है और ये पूरा एक्सोजेनिक प्रोसेस होगा, ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस। ओके, तो वो एजेंट कौन कौन से हैं? विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब एजेंट्स हैं एक्सोजेनिक फोर्स के, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्स ये सब लगाएंगी बाहर से। जैसे कि हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस को डायस्ट्रॉफिज्म कह रहे हैं, डायस्ट्रॉफिज्म एंडोजेनिक प्रोसेस को कहते हैं, वैसे ही एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम डेनुडेशनल प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब डेनुडेशनल प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोसेस होंगी? वेदरिंग होगा, वेदरिंग, मास मूवमेंट होगा और इरोजन होगा। इरोजन मतलब वही ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे चीज़ें को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इरोजन होगा। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक इन सेतु प्रोसेस है। इन सेतु प्रोसेस क्या होता है? मतलब चीज़ें एक ही जगह पे होके अपनी प्लेस से ही वो चीज़ें हो रही है, एक ही जगह पे वो, जैसे कोई रॉक है वो वहीं पे पड़े पड़े ही टूट रहा है, मतलब उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब अगर होना भी है तो बहुत नेग्लिजिबल हो रहा है, लेकिन ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो एक ही प्लेस पे वहीं पे विदाउट एनी मूवमेंट वहीं पड़े पड़े वो टूट गया, वेदरिंग हो गया, उसको बोलते हैं इन सेतु। वेदरिंग होता ही इन सेतु प्रोसेस, मतलब एक ही पड़े पड़े एक ही जगह टूट जाता है पत्थर, ठीक है। फिर मास मूवमेंट होगा, फिर इरोजन होगा, कैसे कैसे होगा अभी हम देखेंगे। ये जो वेदरिंग होता है किसकी वजह से होता है? केमिकल एक्शन की वजह से, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, इस सब कुछ चीज़ों की वजह से होता है। मास मूवमेंट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इरोजन होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी फिजिक्स से पढ़ा होगा तो पता होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो वेदरिंग होता है वो अलग अलग वजह से होगा। तो वो क्या है? टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अलग अलग टाइप की वेदरिंग होती है, जैसे कि केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या हो रहा है कि केमिकल्स का उसमें रोल आ रहा है, जैसे कि सॉल्यूशन वगैरह, जैसे कि पानी, ऐसे देखो, हाँ ये पत्थर है ना, वेदरिंग बोला ना, एक ही जगह परे परे टूट जाएगा, तो ये वेदरिंग हो रहा है, एक ही जगह पड़ा पड़ा था पत्थर, टूट गया ना, किसी वजह से टूट सकता है वो, जैसे कि केमिकल वेदरिंग में जैसे कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री में से पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या फिर रिडक्शन हो जाएगा, या फिर सॉल्यूशन हो जाएगा, पानी इसमें चला जाएगा, फिर धीरे धीरे पत्थर उसमें घुल जाएगा, फिर वो वहाँ पे एरिया वीक हो जाएगा, फिर वो टूट जाएगा, ये भी हो सकता है। फिर या फिर कार्बोनेशन हो सकता है। कार्बोनेशन का मतलब होगा कि जो CO2 जो एयर में प्रेजेंट है, हवा में जो CO2 प्रेजेंट है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। अब एसिड तो पता ही है, एसिड बन गया तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड की वजह से पत्थर टूट जाएगा। ये सब केमिकल वेदरिंग, केमिकल की वजह से हो रहा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या हो जाएगा कि जैसे देखो पेड़ है ना, तो जैसे कि यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ के कोई जो रूट है वो इसमें समा जाए। पेड़ है, बहुत सारे पत्थर के बीच में कोई अगर पेड़ जम गया, ठीक है, और वो पेड़ अपना रूट कहीं ना कहीं तो इसे स्प्रेड करेगा ना, फैलाएगा ना, उसको जगह चाहिए, तो जगह लेने के लिए वो पत्थरों को तोड़ देगा। देखो ये पेड़ पत्थरों में घुस गया ना, इसका जो पेड़ का जो जड़ था पत्थरों में घुस गया, अब ये टूट जाएगा। तो ये हो सकता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये हो गया। और या फिर अर्थवॉर्म, ये सब चीज़ें, कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह, ये सब भी हो सकता है। चूहे वगैरह तोड़ देंगे पत्थर को, धीरे धीरे खा जाएंगे, तोड़ देंगे, तो ये सब बायोलॉजिकल हो जाएगा। फिजिकल वेदरिंग कैसे हो जाएगा? जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ये सब। प्रेशर लग जाएगा, प्रेशर ऊपर नीचे बहुत हो जाएगा, प्रेशर बहुत पड़ेगा तो उस वजह से टूट जाएगा पत्थर। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो टूट जाएगा, ग्रेविटी की वजह से टूटेगा, तो ये सब चीज़ों की वजह से टूटेगा, तो वो फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। इतना आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब पता तो होना चाहिए केमिकल 3 टाइप के वेदरिंग होते हैं, और फिर से पूछना का एग्जाम्पल तो कुछ दिया नहीं। हाँ, अब केमिकल होते तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब केमिकल वाला हो जाएगा। बायोलॉजिकल में ये सब कॉमन है, अर्थवॉर्म, रोडेंट, ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल में चली जाएंगी। फिजिकल में चल जाएंगी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें फिजिकल में चली जाएंगी, ठीक है। ये देखो ये केमिकल है, ये केमिकल्स वगैरह इसमें रिएक्ट की, फिर बीच में खोखला करती गई। अब ये रॉक क्या हो गया, धीरे धीरे ये खोखला होने की वजह से ये उसको क्या बोलते हैं,
कमज़ोर हो गया, हाँ कमज़ोर हो गया, फिर ये टूट जाएगा। चलो, इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग के भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन सब लोग करते हो एक्सफोलिएशन, लेकिन पता किसको है? देखो, जो पार्लर जाती हैं लड़कियाँ या फिर जो भी लड़के भी अगर जाते हैं कहीं, तो वो क्या है, कुछ तो ऐसा क्रीम वगैरह ऐसा कुछ लगा देते हैं, ऐसा कुछ तो लगा देते हैं। आई डोंट नो, मैंने कभी करवाया नहीं है सीरियसली। तो ऐसा कुछ लगा देते हैं और वो कुछ देर तक ऐसे वो छोड़ के रखेंगे वो क्रीम को या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा देर तक उसको छोड़ेंगे, फिर उसको ऐसा वाइप आउट कर देते हैं या फिर उसको फेस वॉश जो भी कर लेते हैं। उसको करने से क्या होता है, जो कि ऐसा है कि जो डेड स्किन से ऊपर का जो डेड स्किन है जिसमें बहुत डस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो वो हट जाता है। वो जो परत है, वो जो लेयर है स्किन का, वो हट जाता है और अंदर से चेहरा एकदम ग्लो, एकदम चमकता चेहरा आता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। अब ये पत्थर के सेंस में हो गया है। तो पत्थर में कैसे एक्सफोलिएशन होगा? टेम्परेचर जो होगा बहुत ऊपर नीचे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा, फिर अचानक से फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से पत्थर क्या होगा, पत्थर जो रॉक है, इसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एक्सपैंड करेंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड ऐसे करते इवेंचुअली ऊपर का जो परत है, रॉक का जो ऊपर वाला जो परत है, जिसको ऐसा पपड़ी भी बोल सकते हैं, पपड़ी अगर पता होगा ये वर्ड, तो ऊपर का जो परत है वो टूटने लगता है। ठीक है, वो टूट जाता है, जो टॉप मोस्ट जो लेयर है टूट के फिर वो अंदर से फिर वो एक नया लेयर निकलता है। ठीक है, और फिर वो चमकता धमकता एकदम ग्लो शादी में जाने लगे। तो इसी को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, देखो ऊपर का परत ऐसे टूट रहा है ना, ये सब इसी को बोलते हैं। तो ये सब वेदरिंग के ही इफेक्ट्स हैं। ठीक है, वेदर हो टूट रहा है मतलब वेदरिंग हो रही है कि नहीं? अभी एक ही जगह पे टूट रहा है ना, पत्थर कहीं तो जा तो नहीं रहा है ना, एक ही जगह पे टूट रहा है, वेदरिंग हो गया। अब चलते हैं मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट क्या होता है? मास मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एक रैपिड एक स्लो। देखो, ये जो मास मूवमेंट है जरूरी नहीं है कि वेदरिंग होगा उसके बाद। ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है वेदरिंग होगा फिर मास, ऐसा नहीं है कि वेदरिंग होगा उसके बाद ही मास मूवमेंट होगा। ठीक है, पत्थर टूटेगा उसके बाद ही उसका मास मूवमेंट होगा, नहीं, बिना वेदरिंग हुए भी उसका मास मूवमेंट, उसका मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको ऐसे मत करना कि वेदरिंग होगा तभी ये मास मूवमेंट होगा, मतलब ये प्रोसेस ये होना है तभी ये होना है, नहीं, बिना वेदरिंग हुए भी मास मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, चलो, तो मास मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एक रैपिड और एक स्लो। रैपिड मतलब वही एकदम तेजी से जो होगा, स्लो मतलब स्लो धीरे धीरे जो होगा। लैंडस्लाइड जो होता है, बताया था पिछली वीडियो में, लैंडस्लाइड ऊपर से एकदम बड़ा सा ऐसा लैंड वैंड का टुकड़ा, ऐसा बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह गिरने लग जाते हैं, लैंडस्लाइड ये हो गया। एवलांस हो गया, जिसमें ग्लेशियर्स गिर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स के टुकड़े, एवलांस। अर्थ फ्लो, मड फ्लो, ये सब अर्थ फ्लो कह सकते हो कि बड़ा सा अर्थ का टुकड़ा गिर जाता है, जैसे कि अर्थ फ्लो। ये मड फ्लो, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है, मतलब अर्थ फ्लो में कि बड़ा सा टुकड़ा से गिर गया, मड फ्लो में बस ऐसे मिट्टी टाइप ऐसा कुछ गिरा, और ये बहुत फ्लूइड भी दिख रहा होगा, एकदम पानी की तरह एकदम फ्लूइड भी दिख रहा होगा, बहुत फ्लूइड भी होता है। ठीक है, फ्लूइड होता है, उतना डिफरेंस आपको जाना नहीं, बस मैंने समझने के लिए पिक्चर लगा दिया है। अर्थ फ्लो मड फ्लो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हो गया। लैंडस्लाइड किसकी वजह से होता है? लैंडस्लाइड ये सब किसकी वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन करते हो ना, जो पेड़ काट देते हो, जो पेड़ काटते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो, उसकी वजह से लैंडस्लाइड से होता है। क्यों लैंडस्लाइड डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों होता है? क्योंकि जो पेड़ काटते हो, तो पेड़ वो क्या करता है, पेड़ क्या करके रखता है, जो पेड़ की जो जड़ होती है, जो रूट्स होती है, वो सॉइल को बांध के रखता है, सॉइल को अंदर जो सॉइल है उसको बांध के रखता है, पेड़ की जो जड़ें होती है। अगर पेड़ काट दोगे तो वो सॉइल को बांध के नहीं रखेगा। अब कुछ भी होगा, कुछ भी ऊपर नहीं, कुछ भी होगा तो वो सॉइल पूरा गिर जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो सॉइल गिर जाएगा, बांध के नहीं रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो गिर जाएगा सॉइल। अगर वो ऐसे ढलान जहाँ पे आएगा उसको टक टक से गिर जाएगा। स्लो में जैसे क्रीप का मतलब क्या होता है? रेंगना। तो इसमें देखो कैसे दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल कि पोल कैसे तार देखोगे, ऐसे पोल का तार स्टार्ट नया में जब रहता होगा तो सीधा रहता होगा, कुछ टाइम बाद देखो, कुछ सालों बाद देखोगे वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो क्या कोई रात में बैठ के टूट ढकेलता है?
नहीं, वो जो सॉयल है वो धीरे धीरे मतलब वो धीरे धीरे वो रेंग रहा है। सॉयल जो होता है वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है, वो धीरे धीरे मूवमेंट करता है, उसकी वजह से ये जो टावर है, जो भी पोल वगैरह है, वो टेढ़ा हो जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, सॉलिफ्लक्शन क्या होता है? सॉलिफ्लक्शन क्या होता है? एक बताया था मैंने सॉइल लिक्विफिकेशन, एक मैंने बताया था सॉइल लिक्विफिकेशन, जिसमें क्या बताया था? लिक्विफिकेशन, जिसमें क्या बताया था कि सॉइल जो होता है वो ढीला, मतलब ढीला मतलब सॉइल कमजोर हो जाता है, जिसमें वही मड फ्लो हो जाएगा, सॉइल लिक्विफिकेशन होगा था। ये है सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन का मतलब होता है सॉइल जो होता है ये होता है टेम्परेट वाले एरिया में, तो इसमें क्या होता है कि सॉइल के जो सॉइल में जो नीचे जो पानी जमा हुआ है, सॉइल के नीचे सॉइल का एक परत है, एक लेयर है, उसके जस्ट नीचे वाला लेयर में पानी वानी है, तो वो जम जाता है। वो जम जाता है, जमने की वजह से ऊपर वाला जो परत होगा इसके ऊपर स्लाइड करेगा, इसके ऊपर फिसल जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। उतना डिटेल में मत जाओ, जिस समझ में आया ठीक है, नहीं तो बस इतना ही, जितना बताया उतना ही देखो। ये होता है टेम्परेट एरिया में, टेम्परेट एरिया में ये होता है टेम्परेट। ओके, लैंड फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस एजेंट्स। अब हम चलते हैं लैंड फॉर्म्स, यहाँ तक तो सब कुछ हो गया, अभी हम लैंड फॉर्म्स देखेंगे। देखो ये जो चैप्टर था ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, देखो एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस ऐसा है नहीं है कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं कभी कभी, जिसकी किस्मत ख़राब हो आ सकते हैं, तो हम छोड़ के तो नहीं चलेंगे, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस, आज भी चुके हैं और आएंगे भी। लेकिन वैसे भी चैप्टर वैसा चैप्टर नहीं है ये जिसमें से हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है ये, इसलिए हम इसको उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं देंगे और ज़्यादा इसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में देते हुए चलेगा, जितना हम बताएंगे बस उतना आप ध्यान रखो, उससे ज़्यादा नहीं, और बस समझ में आ जाएगा। सिर्फ पिक्चर्स है इसमें, आप कुछ भी नहीं, सिर्फ पिक्चर्स है। आपको बहुत सारे इसमें नए नए टर्म्स मिलेंगे, बहुत सारे नए नए टर्म्स, क्योंकि लैंडफॉर्म्स की बात है ना, तो इतने सारे लैंडफॉर्म्स पता भी नहीं होगा। माउंटेन प्लेटो के अलावा कोई लैंडफॉर्म्स पता है नहीं ना ये सब के अलावा तो इतने सारे नाम आएंगे, सब सिर्फ नाम ही रहेगा, सब रटने वाला, तो ठीक है रटना पड़ेगा। तो ठीक है चलो, क्या ही पता है। अब वो लैंडफॉर्म्स देखेंगे जो रिवर से बनती है। देखो ये सब जो है ना, ये सब लैंडफॉर्म्स का एक पार्ट है, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से लैंडफॉर्म से क्या इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जो बनता है इसको ऑक्सबो बोलते हैं ना, ऑक्सबो लेक, ये कट जाएगा तो वो ऑक्सबो लेक बन जाएगा, तो वो हम देखेंगे लैंडफॉर्म्स। देखो एक रिवर को हम 3 स्टेज में रखते हैं, 3 स्टेज में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला स्टेज होता है उसका यूथफुल स्टेज, मतलब उसकी जवानी वाली स्टेज। ठीक है, पहला स्टेज उसका यूथफुल स्टेज। दूसरा स्टेज होता है उसका मैच्योर स्टेज, मैच्योर। ठीक है, उसकी शादी वगैरह हो गई, मैच्योर हो गया वो। तीसरा स्टेज होता है ओल्ड स्टेज, जब वो बुढ़ा हो गया रिवर का। ठीक है, एक हम कोई ऐसे देखो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे, यूथफुल अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो वैसे उतना डिटेल में तो नहीं पूछता है कि ये कौन सा लैंडफॉर्म से कौन सा स्टेज बनता है, लेकिन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कॉमन सेंस से अगर समझने की चीज़ें अगर समझ में आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ यूथफुल में होनी चाहिए, ये वाली चीज़ ओल्ड में होनी चाहिए, सिर्फ समझने का इसमें। ठीक है, तो ये यूथफुल स्टेज, फिर मैच्योर स्टेज, फिर ओल्ड स्टेज। सबसे ज़्यादा हमें चलो देखते हैं यूथफुल स्टेज में क्या हो रहा है, यूथफुल स्टेज में कौन कौन सी चीज़ें बनती। यूथफुल स्टेज में इरोजन्स होते हैं, यूथफुल स्टेज में इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इरोजनल देखो 2 टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होता है कि चीज़ों को इरोड करके जा रही है, चीज़ों को काट के इरोड कर रही हैं, मतलब वहाँ से चीज़ें हटा रही हैं। देखो इरोजन क्या होता है, इरोजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत तेज़ धारा आ रही है वाटर की यहाँ से मिट्टी उठाएगी। ठीक है, मिट्टी उठाएगी यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, उठा दी यहाँ से मिट्टी, यहाँ से हटा दी, यहाँ पे मिट्टी था उसको हटा दी, इसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है, अब इसकी वजह से कोई लैंडफॉर्म बनेगा, हटाएगी उसकी वजह से कुछ गड्ढा वड्ढा कुछ तो बन जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म बना है तो इसको बोलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अभी मिट्टी लेके गई है कहीं कहीं तो इस पानी का धारा कम होगा तो वहाँ पे इस मिट्टी को कहीं तो डिपॉजिट कर देगी, वहाँ पे मिट्टी रुक जाएगा, ज़्यादा आगे तो नहीं जा पाएगा। पानी में धारा होती तभी तो उसके साथ अपने साथ मिट्टी वगैरह सब कुछ लेके चली जाती है, धारा ही नहीं रहेगी तो मिट्टी कहीं तो जाके डिपॉजिट करेगा।
तो डिपॉजिट करेगा तो यहाँ पे कुछ तो बन जाएगा, जैसे कि ऐसे कुछ ऐसा उठा सा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ कुछ तो बनेगा डिपॉजिट करेगी तो इसको बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसको बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो दो टाइप के लैंडफॉर्म्स हम पढ़ते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो कि इरोजन से बनता है, इसकी इरोड करके जाएगा चीज़ों को तो बनेगा कोई लैंडफॉर्म, डिपॉजिट कर देगा चीज़ों को तो वहाँ पे कोई लैंडफॉर्म बनेगा, तो उसको हम देखेंगे, उसको हम पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में। ठीक है, तो इरोजनल कब होता है? इरोजनल होता है यूथफुल स्टेज में। देखो यूथफुल स्टेज में अपने लाइफ से कंपेयर करो, यूथफुल स्टेज में होते हो तो क्या बहुत बच्चा एकदम एक्टिव होता है, जब वो यूथफुल स्टेज में होता है एकदम एक्टिव, एकदम उसके अंदर एनर्जी वगैरह बहुत रहता है। तो यूथफुल स्टेज में जब रिवर होती है इसके अंदर ये बहुत एक्टिव होती है, इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, ये निकलती है ऊपर से, ग्लेशियर से ऊपर से निकलती है, इसको मिलता है स्लोप, इसको मिलता है ढलान। अब ढलान मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पानी का जो फोर्स होगा, प्रेशर होगा, वो सब इंक्रीज होगा, वो सब बहुत ज़्यादा होगा। ऊपर से पानी ढलान से गिरेगी तो उसके अंदर प्रेशर, उसके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो चीज़ों को वो इरोड करेगी, चीज़ों को वो काटते हुए चलेगी, मिट्टी वगैरह जो भी रास्ता में आएगा, पत्थर वगैरह, वो सबको अपने साथ लेते हुए चलेगी, है ना। तो यहाँ पे उसको लेते हुए चलेगी तो कुछ तो वहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनेंगे, तो उसको बोल देंगे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स कब बन रहे हैं? यूथफुल स्टेज में। अब यहाँ आएगी, यहाँ पे कुछ स्लोप वगैरह तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे प्लेन है, तो धीरे धीरे जो भी चीज़ें ऊपर से लाई थी यहाँ पे लाके डिपॉजिट करेंगे, तो ये दोनों में जो चीज़ें बनेंगी उसको बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बन रही, इरोजनल लैंडफॉर्म से कौन कौन चीज़ें बन रही है। जैसे कि वी शेप्ड वैली, ऊपर से जब ऐसे निकलती है पहाड़ों में से तो वी शेप्ड वैली बनेगा, ऐसे वी शेप्ड वैली ऐसा होता है, बीच में से एकदम काटते हुए निकलेगी एकदम वी शेप्ड, देख रहे हो ना, वी शेप्ड, बीच से पानी आ रहा है। और भी देखो एक होता है वी शेप्ड वैली, अगर ये ही जो चीज़ है ये ऐसे हो गया, ये दोनों जो वॉल एकदम स्टीप वॉल, एकदम सीधा ऐसा वाला वॉल हो गया, इसको बोलते हैं जॉर्ज। अब अगर यही चीज़ ये ऐसा थोड़ा सा हो गया, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ये चीज़ ऐसा हो गया, मतलब नीचे वाइड ऊपर नैरो, तो इसको बोलते हैं कैन्यन्स, ठीक। ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स ही हैं। वाटरफॉल ये सब ऊपर से जब वाटर ऐसा फॉल करे तो ऑब्वियस सी बात है ये सब अपने साथ यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सबको नीचे गिरा रही होगी, है कि नहीं, नीचे जाके डिपॉजिट करेगी, तो वाटरफॉल होगा। सब चीज़ें कॉमन चीज़ें एकदम, ठीक है। वाटरफॉल हो गया, फिर रिवर टेरेसेस बन जाएंगे, ऐसे स्टेप्स के, ऐसे लग रहा है सीढ़ी की तरह, उसको बोलते हैं रिवर टेरेसेस। ये सब देखो इतना डिटेल में जब कब कैसे बनती है, अगर देखो रिवर टेरेसेस कब बनेंगे, जब दो टाइप के यहाँ पे रॉक्स मिलेंगे, सॉफ्ट रॉक्स, हार्ड रॉक्स, छोड़ दो उधर डिटेल में मत जाओ, तो आता भी नहीं है। इंट्रेंच्ड मिएंडर क्या होता है, ऐसे मिएंडर ऐसे बनते हैं, मिएंडर तो वैसे ओल्ड स्टेज में बनता है, लेकिन इंट्रेंच्ड जो मिएंडर होता है वो यूथफुल स्टेज में बनता है। इंट्रेंच्ड मिएंडर का मतलब क्या होता है कि ऐसे पहाड़ों में से जब पानी से निकल रही है, जब वहाँ से ग्लेशियर से जब वाटर निकल रहा है, तो पहाड़ों में से कहीं से तो वो कहीं वो टर्न ले लेती है, ठीक है, कहीं अगर उसको कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा, कोई क्रैक्स वगैरह मिल जाता है तो उसको वहाँ से टर्न ले लेती है, तो ऐसे करके मिएंडर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रेंच्ड मिएंडर। तो ये बनती है माउंटेन्स में, इसलिए ये यूथफुल स्टेज में होती है। और जो ये वाला मिएंडर बनता है, नॉर्मल वाला मिएंडर, तो वो ओल्ड स्टेज में बनेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बस आपको इतना याद रखना कि ये सब जो चीज़ें हैं वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स कर रही है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स बना रही है, वी शेप्ड वैली, जॉर्ज, वाटरफॉल, ठीक है। हाँ, वाटरफॉल के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। जो वाटरफॉल होती है उससे भी एक लैंडफॉर्म बनता है, जैसे कि वाटर जब फॉल होता है ऐसा करके, तो इतनी स्पीड में, इतना फोर्स के साथ, इतना स्पीड में, इतना प्रेशर के साथ ये वाटर फॉल हो रहा है, तो नीचे बहुत प्रेशर लगेगा, बहुत कंटिन्यूसली नीचे फोर्स, नीचे प्रेशर लग रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्लंज पूल, अब ये वाटर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे अगर ऐसे बड़ा सा कुछ ऐसे पत्थर वगैरह है अगर रास्ते में, तो वाटर इसके ऊपर से जाएगा, तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, इस एरिया में भी फोर्स लग रहा है, इस एरिया में भी फोर्स लगेगा, वाटर इसके ऊपर से जाएगा, तो इस एरिया में भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे भी छोटा सा गड्ढा हो जाएगा, इसको बोल देंगे पोर्ट होल्स। देखो रोड वगैरह में जाते हो, रोड वगैरह में बीच में गड्ढा वगैरह रहता है ना, सब पानी जम जाता है, तो उसको उस तरीके से समझ सकते हो पोर्ट होल्स को, ठीक।
अब हम देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं। जैसे कि अलूवियल फैन बनता है, जैसे ऊपर से आया बहुत सारा, ऊपर से बहुत सारा मिट्टी वगैरह सब कुछ लेके आया ऊपर से, एकदम पहाड़ से आया, नीचे लाके एकदम जैसे ही उसको प्लेन मिला नीचे लाके डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही उसको प्लेन मिला, वाटर का जो स्पीड था वो कम हो गया, वैसे सारा चीज़ें डिपॉजिट हो गया। तो इस तरीके का वो चीज़ बन जाता है, इस तरीके का आकार का। इसी को बोलते हैं अलूवियन फैन। ऐसा फैन की तरह दिख रहा है ना, अरे वो वाला फैन नहीं जो अभी 3 पंखे वाला नहीं, ये हाथ से हाँकने वाला फैन है। नानी के घर देखे होगे, नानी दादी के घर। तो ऐसा करके फैन बन जाता है, इसको बोलते हैं अलूवियन फैन। ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। और भी हैं, और भी बताते हैं। जैसे कि एक होता है लेवीज, एक होता है लेवीज, एक होता है लेवीज। ये क्या होता है कि जैसे कि वाटर का एक नदी है, देखो ऐसे एक नदी है, ठीक है। वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है। कभी उसमें बाढ़ वगैरह आया, ठीक है, बाढ़ आया तो ये जो वाटर का जो फ्लो था यहाँ तक हो गया, यहाँ तक इंक्रीज करा गया, ठीक है। और जब ये बाढ़ जो था, ये फ्लड जब रिसीड किया, पानी कम हुआ, बाढ़ कम हुआ, तो वाटर का जो लेवल था वो फिर से इसी स्टेज में आ गया, वाटर इसी स्टेज में फिर से चलने लगी। तो यहाँ जो पानी गई थी, यहाँ जो बाढ़ के टाइम पे गया था, तो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। वाटर जब वापस अपने स्टेज पे आई तो यहाँ पे तो कुछ तो डिपॉजिट करेगा, कुछ तो मिट्टी वगैरह डिपॉजिट करेगा जब बाढ़ आया था तो, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेवीज, इसी को बोलते हैं जहाँ पे डिपॉजिट किया था, इसी को बोलते हैं लेवीज। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, एक ऑक्सबो लेक मैंने बताया नहीं, ये भी एक डिपोजिशनल वाला ये है लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ऑक्सबो लेक। ये बनती है वही ओल्ड स्टेज में बनता है। ऐसे ऐसे वाटर की धारा जो होती है वो, मतलब वाटर का जो स्पीड है वगैरह जो भी है उस तो कम जाता है, तो वो सीधे जा नहीं पाता है, वो ऐसे 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 जाता है। तो ये इसको बोलते हैं ऑक्सबो। अब ये लेक कब बन जाता है तो देखो, उतना डिटेल मत समझो, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे जा रहा है, 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 कंटिन्यूसली इसको कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है। ऐसे जाकर तो यहाँ पे डिपॉजिट करेगा थोड़ा सा, फिर ऐसे डिपॉजिट करेगा, फिर ऐसे डिपॉजिट करेगा, फिर ऐसे डिपॉजिट करेगा, किनारे में से डिपॉजिट करते हुए चलेगा, किनारे में से डिपॉजिट करते हुए चलेगा, किनारे में से डिपॉजिट करते हुए चलेगा। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा डिपॉजिट करते हुए, इधर 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 डिपॉजिट करेगा ना, इवेंचुअली यहाँ पे डिपॉजिट करते 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 ये वाला चीज़ जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो ये अलग हो जाएगा और ये वापस से अपना सीधे वाला रास्ता ले लेगा। ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, यहाँ पे डिपॉजिट करते 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 यहाँ पे जुड़ गया। अभी वापस ये अपना सीधा वाला रास्ता ले लिया, मतलब यहाँ से सीधे वाला रास्ता ले लिया और ये कट के निकल गया। इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है। नहीं समझ में आया अगर कैसे कैसे ये हुआ, कैसे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, छोड़ दो, बस इतना जानो। ऑक्सबो जो है, ऑक्सबो लेक वो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है, ठीक। चलो, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये सब देख लिया हमने कि यहाँ पे सब कुछ, ये यूथफुल स्टेज है, यहाँ पे इरोजन हो रहा है, ये मैच्योर स्टेज है, ये और ये ओल्ड स्टेज है। तो दोनों में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सबो लेक बताया था ना, अभी इस करके ये ऑक्सबो लेक बन गया ये। फिर ये हाँ लास्ट में आते थे ये डेल्टा बनता है, डेल्टा या फिर एस्चुरी जो भी बनता है, माउथ, जहाँ से जाके ये ओशन में मिल जाएगा, ओशन में मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेल्टा या फिर एस्चुरी बनता है वो, ठीक है, उसको बोलते हैं माउथ। ये सब बता दिया। ऑक्सबो लेक, ये ऑक्सबो लेक, ये तो लेक बन रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिएंडरिंग, इसको बोलते हैं मिएंडरिंग, ठीक है। बाकी सब समझ में आ गया, ये डेल्टा हो गया। फिर चलो अब हम चलते हैं आगे। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। अब ग्लेशियर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हम देखेंगे, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, जैसे कि ये है, ये पूरा बस इतना ही है ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। तो ये ग्लेशियर्स ऐसे गिरते हैं, ऐसे ये देखो इस यहाँ पे ना, तो इसमें से इससे क्या करेंगे, ग्लेशियर्स इसमें से चलेंगे, यहाँ से चल के नीचे आएंगे, यहाँ से चल के नीचे आएंगे, यहाँ से चल के से पहाड़ है, तो ऐसे चल के यहाँ से ग्लेशियर्स ऐसे चल के नीचे आएंगे, ऐसे चल के नीचे आएंगे। तो इस एरिया को, ये जो लैंडफॉर्म बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्क्स, इसको बोलते हैं सर्क। याद कैसे करोगे, इसे ग्लेशियर यहाँ से सरक सरक के नीचे आ रहा है, सरक सरक के नीचे आ रहा है, सरक सरक के नीचे आ रहा है, तो इसको याद करोगे सर्क, सरक सरक के नीचे आ रहा है। तो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये उठेगा ना, ऐसे से इस एरिया से ग्लेशियर आ रहा है, तो ये वाला जो है, ये तो थोड़ा सा
ये जो एरिया होगा वो थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया होगा, ये देखो उठा हुआ एरिया है ना, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एरिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिड, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिड, ठीक, इसको बोलते हैं एरिड। ये हो गया, सरक के नीचे आ रहा है, सरक के नीचे आ रहा है, तो ये जो एरिया बनेगा उसको बोलेंगे एरिड। ये हाँ, सबसे टॉप मोस्ट जो लेवल ऐसा के जो बन जाएगा उसको बोलेंगे हॉर्न, सिंह की तरह बन जाएगा, सिंह की तरह, इसको बोलेंगे हॉर्न। ये क्या है, ये टार्न देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे गड्ढा की तरह दिख रहा होगा, टार्न, इसे गड्ढा की तरह बन जाएगा, इसको बोलेंगे टार्न। इससे पानी वगैरह जम जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, टार्न लेक उसको बोल देंगे, ठीक। अब सब यहाँ से ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर आ रहा है, ग्लेशियर आ रहा है, सब कहाँ जमा हो रहा है, इसमें जमा हो रहा है, इसमें सब जमा हो गया। तो ये क्या बनता है, ये यू शेप्ड वैली बन जाता है। ये यू शेप्ड वैली, ये यू शेप्ड ऐसे बन रहा है ना, यू शेप्ड वैली बन जाता है ये, ठीक है। अब सारा ग्लेशियर कहाँ आके जम रहा है, कहाँ आके जमा हो रहा है, यू शेप्ड वैली में। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया बना है, ये वाला जो एरिया, ये हैंगिंग वैली बन जाता है। देखो इतना सारा, इसमें तो थोड़ा थोड़ा ग्लेशियर आ रहा था, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर आ जाएगा ना, क्योंकि सारा का ग्लेशियर इसी में आके जमा हो रहा है, तो इसमें बहुत सारा ग्लेशियर हो जाएगा, बहुत सारा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इतना सारा ग्लेशियर हो जाएगा, तो प्रेशर भी तो बहुत लगाता है, बहुत प्रेशर लगाएगा, चीज़ों को बहुत काट के लेके चलेगा। मतलब इससे मान लो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से चीज़ों को खरोचते हुए चलेगा, यहाँ पे किनारे में बहुत ज़्यादा खरोचते हुए चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लेशियर है। अब ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे इतना यहाँ पे इरोजन करता है, इस वजह से यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे ये जो वैली है ये लटक रहा है, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वैली लटक रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, इसको बोलते हैं, इसको हैंगिंग वैली इसको बोलते हैं, ठीक। ये सब अभी जितने बताया इससे बताया इरोजनल लैंडफॉर्म्स में। देखिए सरक के नीचे आ रहा है, तो नीचे काटते हुए चीज़ें रुक लाएगा, एरिड, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, हॉर्न, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, ड्रमलाइन, एस्कर, मोरेंस। ड्रमलाइन क्या होता है, एस्कर पहले देखते हैं, एस्कर क्या होता है। यहाँ से जब ये ग्लेशियर जब जा रहा है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो डिपॉजिट भी करता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें से जैसे कि ऐसे मतलब ऐसे लगेगा कि वो ग्लेशियर अंदर से रिस के कुछ अंदर डिपॉजिट भी हो जाता है कुछ चीज़ें, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्कर। इसको कैसे याद करोगे, रिस्कर। इसको कैसे याद करोगे, रिस्कर। कोई ग्लेशियर से जा रहा है, उसमें से कुछ पानी टपक के कुछ रिस के अंदर कुछ डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। ग्लेशियर जब जा रहा है तो उसके जो कुछ पानी जो है रिस के अंदर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो उसको याद करोगे एस्कर को रिस्कर से, रिस्कर, ठीक है। तो ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे लाइन ऐसे से डिपॉजिट होता जाता है, उसको बोलते हैं एस्कर। ड्रमलाइन किसको बोलते हैं, जब यही डिपोजिशन जब ज़्यादा हो, जैसे ऐसे डिपॉजिट हो रहा है, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ड्रम की तरफ से गोल दिखाई देगा, ये गोल ओवल शेप्ड, इसको बोलते हैं ओवल शेप, इसको बोलते हैं ड्रमलाइन, ठीक है। एस्कर समझ में आ गया, एस्कर ऐसे ग्लेशियर जा रहा है तो कुछ यहाँ पीछे से डिपॉजिट भी करते हुए चलेगा, ऐसे लाइन, एक लाइन में, ऐसे लाइन में, इसको एस्कर बोलेंगे। इसको रिस्कर से याद कर सकते हो कि पानी रिस के अंदर कुछ डिपॉजिट हो रहा है, रिस्कर। ड्रमलाइन किसको बोलेंगे, जब यही एक जगह ढेर सारा हो जाए, ऐसे ये ओवल शेप में दिखाई देगा, उसको बोलेंगे ड्रमलाइन। मोरेन्स क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें डिपॉजिट हो जाए, यहाँ पे इस किनारे में चीज़ें कुछ डिपॉजिट हो जाए, तो उसको बोलते हैं मोरेन्स, इसको बोलते हैं मोरेन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं मोरेन्स। यहाँ पे किनारे में चीज़ें डिपॉजिट हो जाए तो इसको कैसे याद करोगे कि मोड़, देखो मोड़ जब होता है ऐसे कुछ मोरेन्स के लोग, या फिर मोड़ जब होता है तो इश्क करता है तो ड्रम बजाता है, इश्क जब करता है तो वो ड्रम बजाता है, ऐसे कुछ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं विंड पे। विंड से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, विंड से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको बोलते हैं एलुवियल लैंडफॉर्म्स। और ये कहाँ बनते हैं विंड से लैंडफॉर्म्स, डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में कोई लोग होते नहीं, कोई पर्सन होता नहीं, और जिस वजह से नहीं होता कोई, इस वजह से आपकी जो हवा की जो गति है वो बहुत स्पीड में होती है, और स्पीड में होने की वजह से वो चीज़ों को इरोड करती है, फिर डिपॉजिट करती है, जिस वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। विंड की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको बोलते हैं एलुवियल लैंडफॉर्म्स।
ये देखो ये मशरूम रॉक बन जाता है। देखो जैसे कि ये ऐसे कोई पत्थर था, पहाड़ बड़ा से पत्थर वगैरह कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हवा की जब ऐसे हवा जब चली तो नीचे से चल रही थी, हवा ऊपर ऊपर से नहीं चल रही थी, नीचे से चल रही थी। अब नीचे से जब हवा चल रही थी तो इस वाले एरिया पे तो हवा लगा, ऊपर वाले में हवा तेज चल नहीं रही थी, नीचे वाले एरिया में हवा लगा। अगर ऐसा सिचुएशन आया कि हवा नीचे से चल रही है ऊपर से नहीं चल रही है, तो नीचे वाले सिचुएशन, नीचे हवा लगा ऊपर नहीं ज़्यादा लगा, ऊपर प्रेशर नहीं लगा, तो नीचे वाले एरिया को वो इरोड करती हुई जाएगी, नीचे वाले जगह को वो तोड़ती हुई जाएगी। तो इस तरीके का एक आकार बन जाता है, इस तरीके का एक शेप बन जाता है, जिसको बोलते हैं मशरूम रॉक, ठीक है, जिसको बोलते हैं मशरूम रॉक। अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना बस ये पूछा हुआ है मशरूम रॉक, तो इसके बस बता दिया। मशरूम रॉक किस वजह से बनता है, तो विंड की वजह से बनता है। ये जो लैंडफॉर्म है किस वजह से बन रहा है, तो विंड की वजह से। बस ऐसे ही सवाल आएंगे। सैंड ड्यून्स बनता है, देखो ऐसे सैंड ड्यून्स, ऐसे सैंड ड्यून्स बन जाता है, ऐसे सैंड ड्यून्स, ऐसे सैंड ड्यून्स, ऐसे से उठ जाएगा ऐसा, तो सैंड ड्यून्स बन जाएगा। फिर ये बार्चन्स बन जाते हैं, ऐसे करके बार्चन्स बन जाते हैं, बताया था पिछले क्लास में, पिछले नहीं, ये लेक्चर तो ऐसे प्लेलिस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बार्चन्स बन जाते हैं। और ये इसमें दो विंग है, इसको बार्चन्स बोलेंगे। लेकिन अगर एक विंग होगा ऐसे करके एक विंग होगा इसमें, तो इसको बोलते हैं सेफ, SEIF, सेफ, ठीक है। ऐसे करके अगर एक विंग होगा तो, इसमें दो विंग है तो इसको बोलेंगे बार्चन्स। पेडी प्लेन्स ऐसे बन जाते हैं डेजर्ट में, ऐसा वही रेत की वजह से पेडी प्लेन्स, ये डेजर्ट एरिया में बनते हैं, उसको बोलते हैं पेडी प्लेन्स। और जो पानी की वजह से बनता है, उसको बोलते हैं पेनी प्लेन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनी प्लेन्स। पलायस, ये पलायस, जैसे कहीं पे ऐसे पानी जम जाता है उसको बोलते हैं पलायस। डेजर्ट एरिया में कहीं भी ऐसे गड्ढे वगैरह में पानी जम जाता है उसको बोलते हैं पलायस। ये सब हो गया, बस नाम बस याद रखो। पलायस कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, एरियल लैंडफॉर्म्स हैं, वो सब याद रखो, विंड की वजह से होता है, डेजर्ट में ये होता है बस। ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स, कौन से ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं जो ग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं, तो देखो ये सब, जैसे कि ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड के नीचे जो पानी होता है, तो वो क्या करता है, वो नीचे का जो एरिया है, नीचे का जो पत्थर है, उसको कभी कभी उस पर घुल जाता है। पत्थर जो है वो पानी में कभी कभी घुलने लग जाता है, जिस वजह से वो जो एरिया है, वो जो पत्थर है नीचे, वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। ऐसे या फिर बारिश में भी देखे होगे कि पानी अंदर सिप हो जाएगा धीरे धीरे, फिर सिप होते होते अंदर जाते जाते कहीं पे पानी अंदर जम जाएगा, मतलब वो ज़मीन के अंदर ही, ठीक है। और वो धीरे धीरे उस एरिया को धीरे धीरे कमज़ोर कर जाएगा, फिर इवेंचुअली क्या हो जाएगा, ऊपर का जो लेयर था वो नीचे धंस जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नीचे का जो धंस जाता है, देखो नीचे पानी घुसा, नीचे घुस के पानी घुसेगा सब में, तो ऑब्वियस से बात है वो एरिया को कमज़ोर कर देगा, पानी उसमें घुलने लगेगा, पानी उस पर वो जो रॉक है पानी में घुलने लगेगा, तो वो एरिया वीक हो जाएगा। इस वजह से ऊपर का जो लेयर है वो नीचे धंस जाएगा, ठीक है, प्रेशर वगैरह लगेगा तो नीचे धंस जाएगा, तो ऐसे सिंक होल टाइप का बन जाता है, इसी को बोलते हैं सिंक होल। अब यही जो सिंक होल ऐसे लेयर्स पे बहुत सारा सिंक होल ऐसे मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं वैली सिंक। ऐसे बहुत सारे सिंक होल ऐसे मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं वैली सिंक या फिर उवालास, ठीक है, वलास। इरोजनल लैंडफॉर्म से सब सिंक होल, नीचे इरोजन हुआ, नीचे का एरिया इरोड हुआ तभी तो ये नीचे धंस गया, ज़मीन धंस गया, ठीक है। सिंक होल इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गया। डोलेंस भी वही होता है, डोलेंस भी सेम उसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उवलास बता दिया कि सिंक होल बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो उवलास कहते हैं। लैपीस क्या होता है, लैपीस और लाइमस्टोन पेवमेंट, ये होता है लैपीस। तो ये कब होता है, लैपीस कब बनता है, जब सॉफ्ट रॉक में ये बनता है, रॉक जब सॉफ्ट होता है। कौन से रॉक सॉफ्ट होते हैं, लाइमस्टोन, जैसे कि लाइमस्टोन, ये सब जो रॉक होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ये सब पानी में घुल जाते हैं आसानी से। डोलोमाइट जो रॉक होता है ये सब सॉफ्ट होता है, सब पानी में घुल जाता है। तो ये सब जो एरिया जो नीचे धंसा हुआ है वो सब सॉफ्ट रॉक्स था, जब पानी में ये सब घुल गया ये सब एरिया, तो वो अंदर पानी में घुल के अंदर नीचे गिर गया, ठीक है, पानी में घुल गया तो वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये शेप बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि ये वाला जो एरिया था वो देखो
ये जो एरिया बनता है ये बनता है सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के पास। ऐसे ऐसे करके कोई पत्थर होगा, ठीक है, ऐसे करके कोई पत्थर होगा। मानो कि यहाँ पे ये सब ये हार्ड रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक मतलब वही लाइमस्टोन डोलोमाइट से बना हुआ। तो पानी जब आएगा तो हार्ड रॉक को तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, सॉफ्ट रॉक को वो अपने में घुलाएगा, पानी में सॉफ्ट रॉक घुल जाएगा, फिर वो नीचे धंस जाएगा। नीचे धंस जाएगा तो इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक। इसी को बोलते हैं लैपीस, इसी को बोलते हैं लैपीस। और यही लैपीस जब ज़्यादा बन जाए तो इसी को बोलेंगे लाइमस्टोन पेवमेंट, इसी को बोलेंगे लाइमस्टोन पेवमेंट, ठीक। अब देखो, अब यही दोनों चीज़, सब ये दोनों चीज़ बनेगा। कैसे बनता देखो, हाँ, ऊपर से कहाँ गया, ऐसे था, ऊपर 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 से नीचे गिरा, ऊपर से नीचे गिरा। अब ये जो ऊपर से नीचे जो गिरा था पानी में घुल के, जो लाइमस्टोन डोलोमाइट जो सॉफ्ट रॉक था वो घुल के जब नीचे गिरा था तो नीचे हैगा ना, ज़मीन के अंदर धंसेगा ना, वो ज़मीन के अंदर रिसेगा वो। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ से पानी नीचे टपकेगा टपकेगा टपकेगा, तो जो नीचे टपक जाएगा, टपक के जम जाएगा, तो वो ऐसे करके बन जाएगा एक आकृति। और जो ऊपर ही रहेगा, ऊपर टपकते 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 ऊपर ही वो मतलब सॉलिड हो गया, तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऊपर वाले को बोलेंगे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट। नीचे वाले को बोलेंगे स्टैलेग्माइट। जो ये ऊपर वाला एरिया हो जाएगा उसको बोल देंगे स्टैलेक्टाइट, और नीचे वाले को बोल देंगे स्टैलेग्माइट। इसको याद कैसे करेंगे, ऊपर वाले को कस कर पकड़ना रहेगा, ऊपर वाला जो एरिया नीचे गिर न जाए उसको कस कर पकड़ना होगा, तो टाइट उसको पकड़ना होगा, टाइट 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 वाला ऊपर हो गया, अब माइट वाला नीचे हो गया। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ऐसे पिलर की तरह बन जाता है, इसको बोलते हैं पिलर। ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो इसको पिलर की तरह बन जाता है, इसको बोलते हैं पिलर, ठीक। ये रहा स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, पिलर, ओके। चलो ये लास्ट टॉपिक है, सी वेव्स। सी वेव्स की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो देखते हैं। जैसे कि सी वेव की वजह से, जैसे कि ये देखो, सी वेव की वजह से देखो, यहाँ पे अगर कोई माउंटेन ऐसे, यहाँ पे कोई ऐसे माउंटेन है, सी वेव की वजह से आती टकराते यहाँ पे ऐसे सी स्टैक बन जाता है, ऐसे स्टैक, ऐसे इसको तोड़ फोड़ के ऐसे इसको स्टैक बनाता है, ऐसे स्टैक, ठीक है, इसको सी स्टैक बोलेंगे। अगर सी आर्च किसको बोलते हैं, जैसे कि देखो, इसी को मैं पूरा कलर कर देती हूँ, ऐसे सी स्टैक बन गया, ऐसे पूरा ये माउंटेन था, ये पूरा पहाड़ था, ये ठीक है। अब सी वेव की वजह से ऐसे खोखला कर देगा उसको, ऐसे अंदर के यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है सी वेव की वजह से, तो ई वाला एरिया खोखला कर देगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा, इसको बोलते हैं सी आर्च, ठीक है। जब ऐसे रहा तो सी स्टैक हो गया, ऐसे रहा तो, और जब वेव की वजह से ये वाला एरिया खोखला हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, ऐसे बन जाएगा ये, ऐसे, इसको बोलते हैं सी आर्च, ओके। ये समझ में आ गया। क्लिफ किसको बोलते हैं, ये जो चट्टान ऐसे एकदम खड़ी खड़ी जो चट्टानें होती है वो उसको बोलते हैं क्लिफ, ऐसे एकदम क्लिफ, ऐसे जो चट्टानें होती है क्लिफ। फिर देखो कहाँ गया, हाँ, इरोजनल में हो जाएगा क्लिफ इरोजनल, स्टैक समझ आ गया, आर्क। केव्स क्या होता है, केव्स, क्लिफ में केव्स बन जाती है, ऐसे क्लिफ है तो कभी कभी वेव्स बहुत ज़्यादा आएगी तो ऐसे जाके इस पर क्लिफ में जाके प्रेशर लगाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे क्या बन जाता है, धीरे धीरे छोटे ऐसे धीरे धीरे टूटते क्लिफ में, ऐसे टूटते ऐसे गुफा की तरह बन जाता है, अंदर की तरह टूट जाता है और गुफा की तरह बन जाता है, क्लिफ में ही टूट जाता है अंदर की तरह और गुफा की तरह बन जाता है, तो इसको बोलते हैं केव्स, ठीक। तो ये सब इरोजन हो गया। डिपोजिशन कौन कौन से हो जाएगा, बीचेस, जो वेव्स जाती हैं अपने साथ, जो सी वेव्स अपने साथ जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी वगैरह लेके जाएंगी, सेडिमेंट्स वगैरह लेके जाएंगी और जाके डिपॉजिट कर देंगी, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, बीचेस बन जाएगा। फिर क्या बनता है, बार्स स्पिट्स बैरियर्स, ठीक है। देखो स्पिट्स क्या होता है, ये बीचेस और ये बीच है और यहाँ पे कोई लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म नहीं मतलब यहाँ पे कोई डिपोजिशनल हो गया है और वो बीच से कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे सैंड स्पिट। और ऐसा कोई यहाँ पे कोई डिपोजिशनल हो जाएगा, यहाँ पे कोई डिपोजिशन हो जाएगा लेकिन वो बीच से कनेक्टेड नहीं होगा, तो इसको बोल देंगे बाढ़, अब लेकिन अगर इसी को बीच से अगर कनेक्ट हो जाएगा ये चीज़ तो इसको बोलेंगे सैंड स्पिट। मतलब ऐसे देखो बीच है,
बीच है तो यहाँ पे कोई लैंडफॉर्म्स यहाँ पे कोई डिपोजिशन हो गया। अब ये बीच से कनेक्ट हो गया ऐसे के बीच से कनेक्ट हो गया तो इसको बोलेंगे सैंड स्पिट। और यहाँ पे कोई डिपोजिशन हो गया लेकिन वो बीच से कनेक्टेड नहीं है, बीचेस से, तो इसको बोल देंगे बाढ़। ठीक, बाढ़ और बीच हो गया, बाढ़ हो गया, स्पिट हो गया। बैरियर्स किसको बोलते हैं? बैरियर्स। देखो यहाँ पे लगून्स बनते हैं, लगून्स यहाँ पे ऐसे वाटर, यहाँ पे सी का वाटर यहाँ पे जाके जम जाता है और बीच में यहाँ पे ये बैरियर बन जाता है जो पीछे से बाद में देखो पानी जाएगा, कभी वाटर का फ्लो बहुत कभी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, वाटर का फ्लो वापस आ जाएगा और यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशनल हो जाता है यहाँ पे डिपोजिशनल हो जाएगा और ये जो वाटर है और ये सी का वाटर है दोनों अलग हो जाते हैं। अब बीच में ये वाटर जो है, ये जो डिपोजिशन हो जाता है, ये बैरियर की तरह काम करेगा, इसके और इसके बीच में बैरियर की तरह काम करेगा, तो एक बैरियर एक लैंडफॉर्म बन जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बैरियर। समझ आ गया? लगून्स किसकी वजह से बताएगा? लगून्स बनते ही हैं सी की वजह से। लगून्स का जो पानी ही होता है खारा पानी, ठीक है, इसको लेक भी कह सकते हो एक तरह से, लेकिन वो खारा पानी वाला लेक है तो इसको लगून्स कह देते हैं। ओके, सॉल्टी वाटर वाला लेक है तो इसलिए उसको लगून्स कह देते हैं। ये देखो उतना दिमाग नहीं लगाना है क्यों बनता है। तो वाटर का फ्लो कभी तेज हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे वाटर का जब फ्लो कम होगा तो यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा उठा होगा वहाँ पे धीरे धीरे डिपोजिशन होता जाएगा, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे ना, अलग हो जाएंगे तो ये लगून बन जाएगा। ठीक, खत्म। और हाँ, इसी को फिर ये लगून बन जाएगा, तो इसको तो लगून बोलेंगे, लेकिन ये जो बना इसको बैरियर बोलते हैं। ठीक है, ये जो बना इसको बैरियर बोलेंगे। कहाँ गया बैरियर? खत्म। तो यहाँ तक हो गया पूरा जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। और यहाँ तक में भी कुछ भी अगर ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो इसको ज़्यादा लोड लेके पढ़ना नहीं है। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसको ज़्यादा लोड लेके पढ़ना नहीं है इसमें, क्योंकि सब रटने वाला। रटो, एक बार में जितना रटाता है रटो, अगली बार में सब रटने वाला, मतलब सेंस समझ के रटने वाला है। क्योंकि हर चीज़ जैसे रिवर में हमने देखा तो हर चीज़ समझने वाला है कि वहाँ पे समझ के कैसे कैसे कहाँ पे यूथफुल स्टेज आ रहा है, कहाँ पे कैसे बन रहा है। लेकिन जो टर्म है, जो नाम है, वो तो रटने वाला है ना, तो रटना ही पड़ेगा। कोई इसमें कुछ दोहराई है नहीं, कुछ इसमें कुछ कट किया नहीं जा सकता है। इसमें ट्रिक्स भी नहीं है, क्या ही ट्रिक्स बनाऊँ मैं? ट्रिक्स भी लगाने के लिए कुछ चीज़ें रिलेट होनी चाहिए, या फिर कुछ क्या ही रिलेट कराऊँ मैं? ठीक है, तो जिसे याद जितना होती है उतना याद करो और फिर उसको रिवीजन के थ्रू जितने याद होगी उतना याद करो। बस इतना याद रखो कि डेजर्ट एयर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, वाटर की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, इतना मेनली इतना याद रखो। इरोजनल, डिपोजिशनल वो धीरे धीरे याद हो जाती है चीज़ें, तो ठीक है। ओके, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। तब तक के लिए थैंक यू।